हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। सबसे पहले जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है फुजोसी गॉल वाले चैनल पे, तो वहां से जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन मेंबरशिप वाली स्टोरी जो कि एक पब्लिक हो गई थी गलती से कुछ इशू के वजह से, तो मैं उसे बाद में उसे प्राइवेट कर दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आई होप से। पर जिन लोगों ने सुना है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप सब मेंबरशिप को बाय ऑन करके बाकी जितने भी पार्ट्स है वो सब सुन सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे हुए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वांग जी की फीलिंग को फील कर रहा था। और सच में ऐसा वो कर रहा था। वांग जी अपने कमरे में था जहाँ पे वो बैठा हुआ था आराम से। उसके हाथ की जो पट्टियाँ थी वो उसे देखे जा रहा था। और वो उसे देखते हुए, वांग जी बेड से टिका हुआ था। उसके एक पैर सीधे थे, एक पैर वो मोड़ करके उसके ऊपर हाथ रख के अपने हाथों को पकड़ के उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग ने उसके हैंड को बैंडेज किया हुआ था। उसे देखते हुए वांग जी कहता है, इश्क है, जुनून है, जुनून है, इश्क है। इश्क इतना गहरा है कि दिल करता है इसमें उतर के खो जाऊं। इश्क है, जुनून है, जुनून है, इश्क है। इश्क इतना गहरा है कि दिल करता है इसमें उतर के खो जाओ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, और किसी तरह से मैं तुझ में, तू मुझ में खो जाए। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, क्या बात है वांग जी, आजकल तुम शायरी भी करने लगे हो। अच्छा है, तुम्हें एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ है, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता, पर इश्क का दरिया है, आसान नहीं होता। पहाड़ उतर के जाना है और साथ में उसे भी लेके आना है। ये सोचते हुए वंग जी अपने हाथों को देख रहा था। वो वापस से उस पूल वाले सीन को याद कर रहा था, जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम पिंक को सूरज की रोशनी में अपने बालों को बन बनाते हुए, माउथ में स्टिक पकड़े हुए, सारे बच्चे के सामने में स्माइल के साथ में बात करते हुए देखा था। अभी जो वो उस विंग को देख रहा है, जिस विंग के साथ वो रह रहा है, ये वो विंग नहीं है जिसने उसे उस ब्रिज के नीचे देखा था। भंग जी अपने आप से कहता है, क्या कभी मैं तुम्हारा रियल वर्जन देख पाऊंगा? तुम मेरे पास आते इतना ज्यादा घबरा क्यों जाते हो? मेरे एहसास को फील करो ना, कि मैं किस तरह से तुम्हारे लिए बेचैन हो रहा हूँ। वांग जी ये सोचते हुए विंग को याद कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ से विंग, जिसकी आंखों में आंसू था, और वो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे हुए कहता है, आई एम सॉरी अल्फा। और फर्स्ट टाइम था जब विंग ने ये वर्ड यूज किया था। विंग दोबारा से अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, पता नहीं क्यों आज मुझे बुरा लगा। आप मुझसे जिस तरह से बात करते हैं, पता नहीं क्यों एक अजीब सा अपनापन, एक अजीब सा खिंचाव फील होता है। बट जब मैंने उस लड़की को देखा, मुझे गुस्सा आया, मुझे जलन फील हो रहा था। आप उसके साथ कैसे सो सकते हैं, जबकि आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं। जब जब आप मुझे पसंद करने लगे हैं, जब आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, तो मैं किसी का उतरन नहीं बनना चाहता अल्फा। मैं मैं किसी भी कीमत पर आपके प्यार को नहीं एक्सेप्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी का उतरन तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अगर आप मेरे सामने में इसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने न जाने किसके साथ क्या किया होगा। मुझे एक एक प्योर वर्जन, एक प्योरेस्ट फॉर्म अल्फा चाहिए, जो जो मेरी खुशियों को अपने हथेली पे रखे और सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे, न कि किसी और से। और वैसे भी शायद मैं, और इतना बोलकर विंग चुप हो जाता है। अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, हमारी दुनिया अलग है अल्फा, और और मैं इस दुनिया का पार्ट नहीं बन सकता। आपके अंकल और आपके काका, वो सब कोई नहीं चाहेंगे कि हम एक हो जाएं, क्योंकि क्योंकि आपके लिए पहले से ही किसी को चुना गया है। क्या आपको पता नहीं है? अ, मैं मैं यहाँ आता रहता हूँ, और मैंने आपके फैंसों को देखा है। जब 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 उसके साथ आपका होना तय है,
तो फिर आपने मुझे बाइट बाइट मार क्यों दिया अल्फा? इतना बोलते हुए विंग फवक के रोना स्टार्ट कर देता है। वो रोते हुए आसमान में देखते हुए कहता है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यह दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इतना बोलते हुए विंग व्यंजन से बाहर निकल चुका था और वो सड़क पे चलते जा रहा था। अचानक से वो बेहोश होता है, तभी उसे कोई कैच करता है, जिसे देखने के बाद कहता है, हाँ सॉरी। और उसके बाद वो शख्स उसे अपनी गोद में उठा करके, उसके पास एक कार थी जो कि बहुत ही पुरानी कार थी, उसमें वो उसे डालता है एंड देन वहां से वो ले जाता है। कार में बींग को डालने के बाद कहता है, कैसी हालत बना रखी हो तुमने बींग। और इतना बोलकर अपने हैंकी से जैसे उसके फेस को टच करते हुए उसके सैंड ग्लैंड तक जब उसका हैंकी टच होता है, वांग जी बहुत जोर से अपने सैंड ग्लैंड को ऐसे पकड़ते कहता, आह ये कैसा जलन जलन हो रहा है। और वो अपने सैंड ग्लैंड को पकड़े हुए था। बार बार वो शख्स उसके सैंड ग्लैंड को, जो कि अभी जस्ट बाइट मार्क किया गया था, तो फ्लावर्स नहीं बने थे, दैट्स वाई उस शख्स को पता नहीं है कि यहाँ पे बाइट किया गया है। वांग जी बेड पर लेट कर चिल्लाना शुरू कर देता है। सर्वेंट्स जब वांग जी की दोबारा से चीखने की आवाज सुनता है, वो भागते हुए क्रिस के पास जाकर कहता है कि यंग मास्टर बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं। क्रिस भागता हुआ जब अंदर आता है तो देखता है कि वांग जी, जिसके हाथ ना वो सैंड ग्लैंड पे है और वो ऐसे बॉडी को ना ऐंठ रहा है एंड बहुत चीख रहा है। क्रिस आते हुए बेड पे पैर रखकर उसे पकड़ते हुए कहता है, मास्टर 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 मास्टर। वांग जी कहता है, जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। पर क्रिस कहता है, मास्टर वो तो चला गया है। वांग जी कहता है, उसे बुलाओ, अभी बुलाओ, प्लीज बुलाओ। क्रिस उसके नंबर पे डायल करता है और यहाँ पे विंग के पास ना छोटा सा फोन था, एंड्रॉइड ही था पर थोड़ा सस्ता वाला था, ठीक है, छोटा सा फोन था। कॉल करता है, कॉल स्विच ऑफ हो चुका था, मतलब बैटरी डेड हो गई थी, फोन लग नहीं रहा था। क्रिस कहता है, फोन नहीं लग रहा है, शायद से बैटरी डेड हो गई है। भांग जी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा। वो इतना चीख रहा था कि उसने अपने बॉडी के उसके ऊपर ना पूरा रैश दिख रहा था। क्रिस समझ गया था कि विंग किसी के साथ है, जिस वजह से वांग जी के बॉडी में ये रैश पड़ रहे हैं। दैट्स वजह से वो कहता है, आपको दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जलन आपके ओमेगा की वजह से है, आने की वो किसी और के साथ है मास्टर। भांग जी जब ये सुनता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये दवाई नहीं खानी, मैं भी इस जलन को बर्दाश्त करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सच में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर सकता है। इतना बोलते हुए वांग जी बेड को एकदम कस के पकड़े हुए था। वांग जी के माथे पे पूरा सिकन था, उसकी पूरा माथा चौड़ गया था और वो पसीने से भरा हुआ था। कमरे में एसी चल रही थी, फैन चल रहे थे और वांग जी का बॉडी पूरा पसीने से तरबतर था। वो अपने हाथ को ऐसे मरोड़ लेता है, अंदर चीखते हुए कहता है, जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो कल मैं उसे पनिश करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो क्रिस को वहां से जाने को कह देता है, क्योंकि ऑलरेडी फिर से उसके फेरोमोन्स उस कमरे में इफेक्ट हो रहे थे। क्रिस अपना सर पकड़ कर नीचे आकर बैठ गया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि विंग कहाँ रहता है। और बस उसे इतना पता है कि वो मॉर्निंग में आता है, शाम में उसकी क्लास रहती है तो वो चला जाता है, 6:30-7 बजते बजते वो वापस आ जाता है, पर कहाँ रहता है पता ही नहीं था। दैट्स वाई वो सर्वेंट से पूछती, किसी को कुछ पता नहीं था, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था इन 1 मंथ में। दैट्स वाई सब एकदम हक्के बक्के होकर के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी क्रिस कहता है, फिर भी जो भी हो इस रास्ते से ही गया होगा ना, क्योंकि ये सिंगल वे रास्ता है और हाईवे पे जाके बढ़ता है, पैदल गया है, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ये सोचते हुए क्रिस कार में बैठता है और 1-2 बंदे को लेकर के वो बाहर निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। यहाँ वांग जी उसकी बॉडी पे पूरा लाल लाल पड़ गया था, जैसे कि किसी ने उसे हंटर से मारा हो, मतलब इन द सेंस कि ब्लड निकालने वाला नहीं, ऐसे जैसे मारते तो पूरे बॉडी कैसे डंडे वगैरह से मारते तो लाल लाल हो जाता है, तो वैसे पूरा हो चुका था। वो पैर हाथ को ऐसे पकड़ के खूब ऐंठ रहा था। वही बीन जो कि बेहोश था, उसे पता ही नहीं है कि उसे किसी आत्मा ने टच किया है और उसे इसके ऐसे केयर कर रहा है। वो शख्स विंग को अपने अपार्टमेंट ला करके उसे ऐसे सोफा पे लिटा दिया हुआ था और फिर उसके माथे को और उसके पैर हाथ को टच करते हुए पानी से क्लीन कर रहा होता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कंबल डाल देता है। तब जाकर के विंग तो ऑलरेडी बेहोश था। वांग जी धीरे धीरे आराम करता है और 40 मिनट ये सभी चीज़ों को कंप्लीट होने में लग गए थे।
वांग जी। विंग के दिमाग में पहले से ही वांग जी को लेकर के गलतफहमी था। अब यहाँ पे वांग जी के दिमाग में विंग को लेकर के गलतफहमी हो चुका था। खुद को 2-3 मिनट और रिलैक्स करा लेने के बाद बेड पे वो उठ के बैठ जाता है। अब वो उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, जलन, बेचैनी सभी चीजें खून के तौर पे उतर गया था। पूरा आईज रेड हो चुका था, आईज एकदम, और वो ऐसे घूर के बैठा हुआ था। क्रिस भागकर आता है जहाँ पे वांग जी को देखकर वो डर गया था। वो वापस से मास्क पहनते ही कहता है, मास्टर वो नहीं मिले। वांग जी कहता है, यहाँ से जाओ। उसकी इतनी ठंडी बात सुन करके क्रिस की पूरे बॉडी में, स्पाइन तक में सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि वांग जी ने कहा था यहाँ से जाओ। और ये नॉर्मल टोन नहीं था, क्योंकि वांग जी या तो अग्रेसिव होकर बोलता है या बहुत कोल्डली बोलता है, पर इस बोल में कुछ भी नहीं था। क्रिस वहां से जाते हुए कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और काम से गया हो। वांग जी जो कि कुछ और नहीं सुनना चाहता था, वो बस घूर कर देखता है। क्रिस वांग जी की आंखें देखकर समझ गया था कि वो शांत हो चुका है, इसलिए वो वहां से निकल कर दरवाजा बंद कर देता है। वांग जी विंडो पे आता है, वहां पे एक फ्रेश एयर लेता है और अपनी आंखों को शांत करने की कोशिश करता है। अपने बॉडी के ऊपर हाथ चलाता है, अपने सैंड ग्लैंड को शांत होता हुआ फील करता है और कहता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम बने हो मेरे लिए, मेरे करीब आने के लिए और मुझसे दूर नहीं जाने के लिए भी। इतना बोलते हुए वो उस आसमान को देख रहा था, जैसे कि आसमानी साया वांग जी के ऊपर उतर कर उसे ठंडा कर रही हो। अगले दिन सुबह विंग, जब उसकी जाग होती है, वो अपने आप को किसी अनजान के घर में देखकर वो घबरा जाता है और उठ के बैठ जाता है, जहाँ पे वो सामने से एक शख्स को आते हुए देखता है, जिसने व्हाइट और ग्रे कलर का ओवरकोट डाला हुआ था। उसने गॉगल्स वेयर किया हुआ था और उसके सामने आते ही कहता है, तुम ठीक हो विंग? विंग अपने सामने प्रोफेसर को देखकर कहता है, प्रोफेसर आप? वो शख्स उसे देखते हुए कहता है, मैं ही तुम्हें यहाँ पे उठा के लाया हूँ। प्रोफेसर, जिसका नाम प्रोफेसर हान सुयू था, वो जिस कॉलेज में पढ़ाता है उसी कॉलेज में विंग पढ़ता भी है और साथ में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ब्रीच साइड पे वो बच्चों को पढ़ाता भी है। विंग के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, उसके हाथ से वो सूप ले लेता है। प्रोफेसर अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है, इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे और तुम्हारे ऊपर किसी अल्फा के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स कैसे फील हो रहे थे? विंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, एक्चुअली मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। प्रोफेसर हानसोई कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बस 3 घर हैं, उनमें से सबसे बड़ा घर मिस्टर लैन का है और तुम उसी डायरेक्शन से आ रहे थे। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक्चुअली में वो उसके यहाँ पे काम करता है, वो वहाँ का पियून है। तो कुछ पैसे लेने थे मुझे उससे, आपको तो पता है ना दादी हॉस्पिटल में है। विंग की चहचहाती आवाज सुनकर प्रोफेसर हानशोई का दिल एकदम धड़क गया था। एंटन कहता है, बदमाश लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक दिन मुझे हार्ट अटैक देके मानोगे? विंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इस तरह से परेशान किया, पर सच तो यही है कि मैं उससे 30,000 रुपये लेने गया था। अगर आपके पास है तो आप अगर चाहे तो मुझे दे सकते हैं, पर मैं आपको रिटर्न नहीं दूंगा। प्रोफेसर हानशोई कहते हैं, कितना देना है? विंग मना करते हुए कहता है, कल रात को उसने मुझे दे दिए, तो अब मुझे नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपकी बारी आएगी। हानशोई कहता है, शैतान कहीं के, तो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? विंग कहता है, कॉलेज जाना? कॉलेज की तो छुट्टी चल रही है ना। तो वो कहता, हाँ वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? विंग कहता है, बच्चे बहुत बदमाश है, एक सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर जब अकेली करने की बात आती है तो वो अकेली करने से मना कर देते हैं। मैं कैसे समझाऊं उसे कि चाइनीज कल्चर नाम की भी कुछ चीज होती है जिन्हें उन्हें सीखना चाहिए। प्रोफेसर हांशुई कहते हैं, एक तुम ही हो जो कि इस क्लब में जुड़े हुए हो और जबरदस्ती सबको उस क्लब में घुसाते जा रहे हो। जिसे आर्केलिक सीखना होगा वो सीख लेगा, नहीं सीखना होगा नहीं सीखेगा। विंग कहता है, सुबह सुबह जो मैं इतना मेहनत करता हूँ, पानी से स्टोन चुन के लाता हूँ, बाजार से स्टोन खरीद के लाता हूँ, फिर उसे आर्केलिक बनाकर गलाता हूँ, गलाने के बाद उसे अलग अलग वर्ड शेप से काट के उसके ऊपर नाम लिख करके फिर हाथों से उसे अच्छे से डिजाइन करता हूँ, फिर उसे क्लास में लाता हूँ, फिर बच्चों को पर्दों के ऊपर आर्केलिक करना सिखाता हूँ। ये क्या बुरी बात है? मतलब मैं एक सप्ते में सारे आर्केलिक इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद उससे नए डिजाइन बनवाता हूँ, तो क्या ये गलत बात है? वैसे अब तो मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई असिस्टेंट रखना पड़ेगा। प्रोफेसर हांशुई कहते हैं, शैतान हो तुम, पता नहीं क्यों तुम सारे बच्चों को जबरदस्ती आर्केलिक पेंटिंग सिखाने के पीछे पड़े हुए हैं। विंग कहता है,
हाँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए। जब उनका मन करेगा तो वो नई-नई चीज़ें करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। एक स्टैम्प भी तो हो सकता है ना कि हमें ये आते हैं और मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे सीख जाएँ। हाँ, और इतना बोलते हुए राहत की सांस लेता है, देन सूप पीना स्टार्ट करता है। हांशुई कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इतना सुनना हुआ है था। तो विंग कहता है, जा रहा हूँ से क्या मतलब है, अभी तो मौ मौ कहता है, कितना टाइम हुआ है। हांशुई कहते हैं, बस 8 बजने वाले। विंग कहता है, क्या 8 बजने वाले हैं? मैं इतना देर तक कैसे सो सकता हूँ? प्रोफेसर, आप मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? इतना सुनना हुआ ही था। तो उसे सस्पिशियस लुक के साथ में प्रोफेसर देखते हुए कहते हैं, और कहाँ जाना है तुम्हें इतनी सुबह? विंग कहता है, आपको तो पता है घर जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? मतलब रात भर गायब था तो घर तो जाना पड़ेगा ना। हांशुई कहते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है, "न- न- 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 मैं चला जाऊंगा, आप मुझे बस हाईवे तक छोड़ दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। वो कहता है, ठीक है चलो। इतना बोलकर दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। हाईवे पे विंग उस कार से उतर जाता है और उसे ग्रीट करता है। वहां से प्रोफेसर हांशोयू कॉलेज के लिए चले जाते हैं। विंग भागता हुआ बस लेता है और उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाता है जहां से अब उसे पैदल जाना था। अब सुबह का टाइम था, अब उसे मॉर्निंग वॉक करना था। नॉर्मली वो 6 बजे आता था तो 7:30 पौने 8 बजे तक वो पहुंच जाता था। बट फिलहाल से अभी उसे दौड़ते हुए वहां से वो भागते जा रहा था। भागते भागते वो जब वहां पे आता है तो देखता है कि कार बाहर निकल रही है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को एक लुक देखता है एंड देन सीधा देखते हुए वहां से चला जाता है। विंग को फिलहाल से कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था, इसलिए वो अंदर आता है और खाना बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाता है सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। विंग एक बटलर से कहता है कि क्या आज यंग मास्टर ने नाश्ता किया? वो बटलर आते हुए कहता है, तुम्हें जब अपनी ड्यूटी नहीं करनी है तो तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? हाँ, आज उन्होंने बिना नाश्ता किए ही वो ऑफिस चले गए हैं। और तुम्हें पता है अच्छी बात क्या है कि रात में वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। विंग कहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे भी मेरी ड्यूटी रात के 10 बजे तक ही है और फिर भी मैं रात को यहाँ से 11 बजे निकला था। अब मैं कितना देर रुकूं? मैं यहाँ पे रहूंगा क्या? मुझे और भी काम करने होते हैं। वो बटलर भी समझ चुका था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि विंग का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे सही था। दैट्स वो खाना बनाता है एंड देन एक बटलर से पूछता है कि उनका ऑफिस कहाँ है। पहले तो वो नहीं बता रहा था, फिर विंग उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज प्लीज ना खा, प्लीज मुझे बता दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। रिटर्न टाइम में मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, प्लीज ना प्लीज ना। पर वो नहीं मान रहा था। विंग एक लड़की ओमेगा थी जो कि उसे बहुत ज्यादा क्यूटली घूर रही थी। विंग उसके पास आते हुए कहता है, छोटी डॉल, अगर तुमने मुझे बताया तो मैं तुम्हारे लिए लबोबू डॉल लेके आऊंगा। अब लबोबू डॉल इतना ज्यादा फेमस चाइना में चल रहा था। दैट्स वाई वो चलते हुए कहती, क्या सच में आप मुझे लबोबू ला के दोगे? तो विंग कहता है, लबोबू ला के दूंगा, बताओ। तो फिर वो उसके ऑफिस, मेन ऑफिस और ब्रांच तीनों का एड्रेस दे देती है। विंग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, गुड गर्ल। इतना बोल करके वो कहता है, किस कलर का चाहिए? फिर वो बोल देती है। देन वहां से विंग बाहर आता है, कैब लेता है, ऑफिस के लिए आ जाता है। अब जब वो वहां पे आया हुआ था तो प्रॉब्लम था कि उसे ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था। रिसेप्शन के पास वो खड़ा होकर के सोच रहा था कि ऐसा क्या बोलूं कि वो मुझे जाने दे। पर जैसे ही वो वहां पे आता है, अनफॉर्चुनेटली लॉबी एरिया में उसे क्रिस मिल जाता है जहाँ पे वो कुछ टीम वर्क जो लोग कर रहे थे वहां पे उसे समझा रहा था। रिंग उसके पास जाते हुए कहता है, मिस्टर क्रिस। उसकी वॉइस सुनते ही क्रिस उस तरफ मुड़ता रखा था। तो मैं, हाँ। सभी लोग विंग को देखने लगे थे जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। और विंग ने अपने बालों को आगे से 2 लट निकाल करके एक हाई पोनी टेल बनाया हुआ था। टी शर्ट व्हाइट कलर का अंदर में और नीचे ऐसे कटा फटा जीन्स नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते उस जीन्स को, वो फटा फटा जीन्स रहता है ना पूरा, तो उस तरह का जीन्स वेयर करा हुआ था। और उसके ऊपर से शर्ट था तो शर्ट का बटन लगाया नहीं था क्योंकि अंदर में टी शर्ट था। और उसको ना आगे से कैसे लड़कियां लोग बांध के एकदम छपड़ी वाले स्टाइल में मारती रहती है। तो सॉरी, मतलब जो मारती है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ। तो हमारे विंग ने भी वही छपरी वाले स्टाइल में आगे से पूरा बांध के और वैसे लटका रखा था। तो वो ना एकदम, मतलब एक अलग ही लग रहा था। तो सब उसको देखते हुए ऊपर से उसना जो रेडी वेडी तो हुआ नहीं था पर फिर भी विंग देखने में खूबसूरत था। तो अननेचुरल ब्यूटी लग रहा था वो एकदम फ्रेश पीस जैसे। तो सब उसे घूर कर देख रहे थे। उसमें ज्यादातर बीटा थे जो उन्हें इनहेल तो नहीं कर सकते थे पर बीटा भी इम्प्रेस्ड हो रहे थे। अल्फा थे और वो कुछ ओमेगा आज भी थे। सब सब विंग को देख रहे थे। क्रिस उसे कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग ना चुपके से कहता है, मैं वो यंग मास्टर के लिए खाना लाया, मैंने सुना उन्होंने नाश्ता नहीं किया। क्रिस कहता है, ऐसे तुम्हें उनके सामने नहीं जाना चाहिए। तो विंग कहता है, क्यों? तो क्रिस कहता है, हाला हाला गाइस, आप लोग 2 मिनट यहाँ वेट करो, मैं अभी जस्ट आया। इतना बोलकर विंग को लेकर के
लिफ्ट में आके उसको डाल देता है और कहता है ऊपर से सीधे 63 फ्लोर, और हाँ डायरेक्ट वहां से लेफ्ट चला जाना, वहां पे लिखा होगा CEO कैबिन। विंग हाँ में मुंडी हिलाते हुए ऊपर के लिए वो निकल जाता है। वो प्राइवेट एलिवेटर था जिसकी में सिर्फ क्रेज मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो पोस्ट के लोग होते हैं वही यूज कर सकते थे। विंग 66 फ्लोर पे आता है और उसके बाद गेट ओपन होते ही वो इधर उधर देखता है, जहाँ पे उसे एक HR टीम का एक लोगो दिखता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, एंड देन ऊपर भी प्रेसिडेंट वाला का था, वो ऊपर जा रहा था। फिर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे वो ऑफिस दिख जाता है। उस पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक ही कैबिन था, ऑफिस था, जो कि बहुत बड़ा था, और बाकी तरफ ऐसे कॉरिडोर, तो लिविंग एरिया, तो कॉफी सेक्शन, ये सब बना हुआ था। वो सीधे उस तरफ चला जाता है, डोर पे नॉक करता है। वांगजी को लग रहा था कि शायद से क्रिस आया है, दैट्स बोल देता है कम इन। विंग डोर ओपन करते ही सीधे सोफा पे लाकर वो रखते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए कमल गट्टे का सूप लेकर आया हूँ, और साथ में मैंने मीठी शकरकंदी के स्वीट्स बनाए हैं, और तो और मैं आपके लिए ये चावल का ये फ्राइड राइस भी लेकर आया हूँ, और साथ में मैंने डम्पलिंग्स भी बनाए हैं। वांगजी जो कि विंग को देख करके मुंह बना रहा होता है। हालांकि उसे पहले तो गुस्सा आया था, पर जैसे विंग बोलना स्टार्ट कर चुका था उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी, और ये वही स्माइल थी जिस स्माइल को वांगजी ने पहली बार विंग के फेस पर देखा था। इसलिए वो वांगजी हमारा फुला हुआ गुब्बारा बन गया था। एंड देन ऐसे बस ऐसे हाथ में मैगजीन्स था जो कि वो पढ़ रहा था। हालांकि यहाँ आने के बाद हमारे वांगजी का भी हम पॉइंटर भी देखेंगे जहाँ पे उसका मन नहीं लग रहा था, पर फिलहाल से हम उसकी नौटंकी देखते हैं। वो फुला हुआ गुब्बारा बन के उसकी तरफ देख करके उसे देख रहा होता है। अंदर से जालसी, अंदर से गुस्सा, सब कुछ आ रहा था। वो अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए फटक से सैंड ग्लैंड पे सैंड ब्लॉकर लगा देता है, क्योंकि विंग को पता चल जाता है भाई साहब हमारे अंदर तो जेलेसी भरी हुई है, भुना हुआ भुट्टा बन के बैठे हैं हम, दैट्स वाई। एंड देन उसके पास उठ के आते हुए कहता है विंग कहता है आपको नहीं खाना? मैंने सुना कि आपने सुबह में नहीं खाया। वो दरअसल क्या है ना कि मैं कुछ काम से बाहर चला गया था, तो मुझे आने में लेट हो गई। आप खा लीजिए प्लीज, प्लीज ना। विंग को तो पता नहीं है कि वांगजी हमारा किस तरह से भुना हुआ भुट्टा बना हुआ है। वांगजी जब उसकी सारी बातें सुनते हुए उसके जब करीब आता है, उसकी आंखें फिर से चेंज हो जाती है और वो विंग को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी से किसी और अल्फा की स्मेल आ रही है, क्यों विंग? विंग कहता है ओ ये तो मेरे प्रोफेसर की है, मैंने कहा था ना मैं काम से गया था, एक्चुअली मैं कॉलेज में कुछ काम था और विंग झूठ बोल रहा था, तो मैं वही कर रहा हूँ। शाम के बैच में पढ़ाने थे तो मुझे कुछ लाना था, इसलिए आने में लेट हो गई, पर आप मेरी वजह से नाश्ता नहीं किए, ये तो गलत बात है ना। हम जी उसे कहता है एक साथ पे खाऊंगा जब तुम मुझे खिलाओगे विंग। विंग कहता है हाँ मैं हाँ 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 मैं ही खिला दूंगा, बैठ जाइए। वांग जी वहां पे आके आराम से बैठ जाता है, और फिर वो जब ऐसे है होता है ना हैंकी ऐसे ऐसे झटका मार के अपने पैर पे रख लेता है, तो विंग हंसते हुए कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। विंग कहता है बड़े लोग बड़ी बातें, हाँ मैं खिलाता हूँ। इतना बोलकर एक हाथ नीचे और चम्मच से वो सब कुछ उसको खिला रहा होता है। वांग जी बस उसे देख रहा होता है और खा रहा होता है, देख रहा होता है और खा रहा होता है। रात वाला सारा गुस्सा वांग जी भूल चुका था, क्योंकि विंग इस वक्त इतना प्यारा स्माइल कर रहा था और अच्छे से बातें कर रहा था। वांग जी को ठूस ठूस के खिला देने के बाद विंग कहता है इसमें मैं आपके लिए ये ठंडा भी लेके आया हूँ, इसमें आप बर्फ डाल लीजिएगा और थोड़ी देर बाद पी लीजिएगा, ठीक है? मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो टिफिन पैक कर रहा होता है। बैग से वांग जी उसे खड़ा होकर देख रहा था, उसके बैग को। वांग जी जब टिफिन पैक कर लेता है तो उसे ऐसे टमी के राउंड रैप करते हुए कहता है क्या मैं 2 मिनट के लिए ऐसे रह सकता हूँ? विंग कहता है मिस्टर वांग जी कहता प्लीज, ऐसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तो विंग इतना सुना हुआ था तो कहता क्यों भला? मैं गलत नहीं सोचना चाहता विंग, पर मुझे बताओ कि कल रात कहाँ थे तुम? विंग कहता है एक्चुअली में जब मैं मेंशन से बाहर निकला था यंग मास्टर, तो मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरा दोस्त मुझे लेने आया था और वो मुझे लेकर घर चला गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मेरी फोन की बैटरी डेड है। इतना बोलकर वो अपना फोन दिखाता है जहाँ पे उसका फोन चल ही नहीं रहा था और चार्ज में भी उसने नहीं लगाया था। देखने के साथ ही वांग जी जो कि उसको शक कर रहा था, फिलहाल के लिए उसका शक दूर हो गया था और कहता है अपने मन में मुझे माफ कर दो, मुझे लगा शायद कि तुम किसी अल्फा के साथ हो, और अगर जिस दिन ऐसा हुआ ना मैं उसे मार डालूंगा विंग, जान से मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वांग जी उसके सैंड ग्लैंड को स्निफ कर रहा होता है। हालांकि हमारा विंग नहीं नहाया था, पर फिर भी उसके सैंड ग्लैंड से ना मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, जिसे स्निफ करने के बाद वांग जी को राहत मिल रहा था। अब हमारा लड़का क्रिस, नीचे तो उसको प्राण निकला हुआ था कि ऊपर जाकर तो हमारे मास्टर उसको तो ऐसे कच्चा ही रोस्ट करके खा जाएंगे। वो बाप बाप करके नीचे से सबको समझा चुका था, भागते हुए ऊपर आया, ठीक है? जैसे डोर ओपन करता है जहाँ पे वांग जी विंग को पकड़े हुए था, और विंग ना बस सामने की तरफ देख करके हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था।
तो क्रिस कहता है आई एम सो सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर, आई एम रियली सॉरी सर। वांग जी अभी भी विंग को ढीठ की तरह पकड़े हुए था, विंग हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी कहता है आउट, और हाँ आधे घंटे बाद आना। क्रिस कहता है ओके सर। बाहर डोर बंद करते ही डोर पे टिक जाता है, अपने कलेजे पे हाथ लेते हुए कहता है थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि विंग अब तक रोस्ट हो गया होगा, पर सर काफी नॉर्मल लग रहे हैं। ओह गॉड, मेरे सर को और इसकी ओमेगा को किसी की नजर न लगे, इवन मेरी भी नहीं, थू थू थू, इतना बोलते हुए वहां से निकल जाता है। और इधर वांग जी उसे और टाइटली हक कर लेता और कहता है ऐसे ही रहो। विंग कहता है आपको काम नहीं करना, आपको मीटिंग वगैरह नहीं है क्या? और वैसे भी अभी मुझे जाने में 1.5 घंटे लगेंगे, दोपहर का खाना तो हो ही गया है, फिर मैं 4 बजे क्लास है मेरी, तो मुझे जाना होगा, प्लीज जाने दीजिए, मुझे कुछ और काम भी करना है। तो विंग कहता है कुछ और काम का क्या मतलब? विंग कहता है आपको बताना पड़ेगा क्या? वांग जी कहता है विंग कहता है एक्चुअली मैं आपको पता है कि मैं आर्केलिक भी दिखाता हूँ। कहता मुझे पता है, तो इसलिए कहता है कि मुझे आर्केलिक लेने के लिए, स्टोन लेने के लिए मार्केट जाना है, और किसी ने मुझसे फरमाइश किया है कि उसे लबूबू डॉल चाहिए। अब वांग जी विंग को आगे पलटते हुए कहता है और किसने बोला तुम्हें कि लबूबू डॉल चाहिए? विंग कहता है एक्चुअली में पता नहीं क्या हुआ है, घर में कोई आपका एड्रेस बता नहीं रहा था, और मुझे आपका एड्रेस निकलवाना था, तो मैंने छोटी डॉल से पूछा था, तो फिर उसने बदले में मुझसे डिमांड किया था। वांग जी अपना कार्ड निकालते हुए विंग के हाथ में देता और कहता है उसे 4-5 लबूबू डॉल दे देना, ठीक है ना? विंग कहता है हाँ है मिस्टर लैंड। फिर कहता है आई एम सॉरी यंग मास्टर, 4-5 लबूबू डॉल वो बहुत महंगे आते हैं, और इतने मैं दे दूंगा। वांग जी कहता है मैंने बोला ना, और हाँ ये कार्ड अपने पास रखो, इतना बोल करके और उसे ऐसे हक करने होता है। तो विंग कहता है आई एम सॉरी बट, तो वांग जी कहता ठीक है बैक से तो कर सकता हूँ, इतना बोलकर फिर से उसे पलट के बैक से हक करते हुए उसके सैंड ग्लैंड पे ऐसे ना ऐसे चिपका हुआ था, फिर उसके बालों पे किस करता है, क्योंकि उसे पता है किस करेगा तो विंग हट जाएगा फटक से, दैट्स वाई उसके बालों पे किस करते हुए उसे पकड़े हुए था। तो विंग कहता है अब मैं जाऊँ, क्योंकि ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा। वांग जी कहता है वैसे तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो विंग कहता है मैं बचा थोड़ी हूँ, वैसे मुझे ट्रस्ट वाला ज़्यादा पसंद है, इतना बोलना हुआ था। तो कहता है इतना बोलकर वांग जी ना चाहते हुए भी विंग को छोड़ देता है, और विंग हमारा उसको देखते हुए कहता है तो मैं चाहता हूँ ये पी लीजिएगा, और वहां पे वो बॉटल छोड़ देता है जिसमें बर्फ डाल के वांग जी को पीना था बाद में। उसके जाने के बाद वांग जी कोट का बटन खोलता है, क्योंकि उसने बहुत 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 ज्यादा खा लिया था, थोड़ा पैंट को ढीला उला करते हुए बैठ गया, कहता है हाँ मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतना ज्यादा कैसे खा लिया, वैसे अच्छा है। फिर वो उसे देता है तो उसमें ई करता है, फिर चिल्लाते कहता है क्रिस। क्रिस भागते आता है, गिरते पड़ते आते स्टॉप, एंड कहता है जी सर। हम जी कहता है चाहो तो तुम भी इसे पी सकते हो, डिवाइड कर लेना, इसमें बर्फ डाल के लाओ, वैसे भी बहुत अच्छा है। क्रिस कहता है सर टिफिन वापस चला गया? तो कहता है क्या तुम्हें खाना था? कहता है हाँ। तभी डोरबेल बजता है, तो वहां पे विंग खड़ा था और आदि कहता है वैसे इसमें खाना बचा हुआ है, गगा आप खाएंगे क्या? वो क्रिस को कहता है, वांग जी का तो मुंह ही बन गया था। क्रिस वो टिफिन लेते हुए कहता है हाँ 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 मैं खा लूंगा, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद विंग कहता है तो मैं जा रहा हूँ, और वांग जी का तो मुंह देखने लायक था। वो चला जाता है वहां से विंग वापस से, और उसके बाद जैसे वो पलटता है वांग जी उसे देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी चीजों के ऊपर अधिकार जता रहे हो? जिस कहता है सॉरी ये खाना है, मैं चीजों के ऊपर अधिकार नहीं जता रहा, भूख तो मुझे भी लगती है ना। तभी क्रिस के पेट से ना गुरगुर गुरगुर की आवाज आ रही होती है, तो वांग जी कहता ठीक है ले जाओ, और इसमें बर्फ डाल के लेके आओ। उसके बाद वो ऐसे ना ऐसे ऐसे टैप टैप कर रहा होता है। वांग जी क्रिस समझ गया था कि हमारे सर का मूड बिल्कुल सही हो गया, मस्त वाला एकदम। इसलिए वो कहता है थैंक गॉड कि मेरे लिए भी खाना वापस आ गया, वरना मैं तो वही बाहर का वही पिज्जा बर्गर चाउमीन खाना पड़ता। बेचारा वो लाकर बाहर रख देता है, फटाक से उसको डिवाइड करता है, वो वांग जी को दे देता है, जहाँ पे वांग जी बाहर विंडो के पास खड़ा होकर के उसको सुर करके पी रहा होता है, और अभी वाले जितने भी सीन और मोमेंट्स बने थे ना वो सब कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, अब इधर हमारा क्रिस बाहर में टिफिन ओपन करके और उसे देखता है, एंड देन वो सारा खाना देख करके था ओ माय गॉड सर आपके लिए इतना सब कुछ आया था अभी भर भर के, पर आप तो डाइटिंग पे थे ना सर, आई मीन कि आप तो इतना सारा हैवी खाना। और वो कैबिन की तरफ देखते हुए कहता भुक्खड़ कहीं के मतलब सब कुछ खा गए, काय के डाइटिंग कर रहे थे आप? और वांग जी को कर्स करते हुए हमारे क्रिस सब खाए जा रहा कहता वाह ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, खाए जा रहा है वो। अब इधर हम थोड़ा सा वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लेते हैं। ठीक है, वांग जी सुबह में गुस्से के मारे उठा था, और वो उठते ही ऐसे
अपने ऊपर वो सैंड ग्लैंड को टच करता है, फिर अपने बॉडी को, तो जो रेडनेस था ना वो कम हो गया था। और उसके बाद वो उठ करके सीधे वॉशरूम में जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, "रीम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा।" अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए हमारा मंगजी नहा रहा है, उसको नहाने देते हैं, दाँत पीसते हुए नहा रहा है, ठीक है? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।